हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने टेंस की शुरुआत की थी। आज हम उसको आगे प्रोसीड करेंगे और क्या होता है टेंस, उससे पहले बहुत सी चीज़ें हमने जानने की कोशिश की थी और शायद ये वीडियो भी उससे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं उनको जानने में ही हमारी होने वाली है। उसके बाद ही हम टेंस को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि टेंस को समझने से पहले जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, हमने सब्जेक्ट को समझा था, हमने थोड़ा टेंस को भी समझा था कि टेंस होता क्या होता है। टेंस वर्ब होती है एक जो टाइम ऑफ एक्शन बताती है या कोई सिचुएशन बताती है या कोई स्टेट बताती है। और इसी तरह हमने सब्जेक्ट पढ़ा था कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, जिस शब्द से हमें ये पता चलता है कि इस पूरे के पूरे सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, वो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। तो इसी तरह हमने सेंटेंस पे आ गए थे हम करते करते कि सेंटेंस क्या होता है ना। सेंटेंस क्या होता है, टॉपिक हमारा टेंस ही रहेगा, लेकिन इससे जो जुड़े हुए जो टॉपिक हैं जुड़े हुए उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस भी हमने समझ लिया था थोड़ा सा कि शब्दों का वह समूह जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है और जिसका प्रॉपर मीनिंग निकलता है, ये हमारा सेंटेंस होता है। अब टेंस में हम कितने प्रकार के सेंटेंस को पढ़ने वाले हैं, उसके ऊपर एक सरसरी नज़र, उसके ऊपर एक हल्का सा जानकारी आपको होनी चाहिए, ताकि जब हम टेंस करें तब वो प्रॉब्लम ना आए। कितने तरह के सेंटेंस हम स्टडी करने वाले हैं टेंसेस में। वैसे तो सभी तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम टेंस में स्टडी करते हैं, लेकिन हम मेनली 3 तरह के ही सेंटेंस अभी स्टडी करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा बर्डन ना आए, ताकि चीज़ें पहले समझ में आ जाए हमारे, सिंपल चीज़ें। तो 3 तरह के सेंटेंस हम अभी करेंगे। एक तो करेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। दूसरा करेंगे हम इंटेरोगेटिव, और तीसरा करेंगे हम इम्पेरेटिव। इनके बारे में एक थोड़ा सा जान लेते हैं पहले, होते क्या है ना, फिर आगे हम बढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस को ही हम स्टेटमेंट सेंटेंसेस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें कोई स्टेटमेंट दी जाती है, कोई सिंपल सी कोई बात कह दी है, उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं कि ही इज़ अ ग्रेट लीडर। ही इज़ अ ग्रेट लीडर, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। इसी को ही हम नेगेटिव में भी लिख सकते हैं, ही इज़ नॉट अ गुड लीडर या ग्रेट लीडर, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव इसको हम नेगेटिव बोलते हैं क्योंकि इसमें नोट लगा है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो पॉजिटिव होता है जब हम बोलते हैं ही इज़ ए ग्रेट लीडर या और भी कोई भी स्टेटमेंट, और जब इसके साथ हम नोट लगाते हैं तब हम इसको नेगेटिव में रखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, यानी कि कोई प्रश्न जिस वाक्य से पूछा जाता है, वाक्य के माध्यम से कोई प्रश्न पूछा जाता है, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जो ऑर्डर, विश, रिक्वेस्ट, क्वेश्चन है, तो इस तरह के सेंटेंस जिनमें किसी को ऑर्डर दिया जाता है, किसी से रिक्वेस्ट की जाती है, किसी को सलाह दी जाती है, किसी के लिए कोई विश की जाती है, वो सभी के सभी सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे बोल दिया जाए किसी को ब्रिंग योर बुक, ब्रिंग योर बुक। अब ये सेंटेंस है एक कि ब्रिंग योर बुक,
थोड़ी देर पहले हमने सेंटेंस के बारे में पता किया था कि सेंटेंस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है और उसका एक प्रॉपर मीनिंग निकलता है। अब देखो यहाँ ब्रिंग योर बुक, इसमें जो सब्जेक्ट है हमारे सेंटेंस का वो एक तरह से देखें यहाँ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है। इसमें सब्जेक्ट है, वो अंडरस्टूड है ऑलरेडी, कि जब हम आदेश देते हैं तो हम किसी को आदेश देते हैं, जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो डायरेक्ट किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, है ना। तो इसमें जो यू है, यू एक अंडरस्टूड सब्जेक्ट है कि हाँ हम जिससे बात कर रहे हैं वो यू है, कि ब्रिंग योर बुक, अपनी बुक लेके आओ, तो उसका मतलब हम किसी को आदेश दे रहे हैं, दरवाज़ा बंद कर दो, दरवाज़ा खोल दो, तो हम सामने वाले को आदेश दे रहे हैं कि सामने वाले से हम बात कर रहे हैं। तो उसमें जो यू है हमारा सब्जेक्ट वो अंडरस्टूड है, ठीक है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें यू हिडन होता है और वर्ब से हमारा सेंटेंस शुरू होता है, जो पॉजिटिव सेंटेंस है। लेकिन ये नोट का जब ये नेगेटिव में वो चला जाता है तो हम डू नॉट से शुरू करते हैं, डोंट डू इट, डोंट ड्रिंक दिस, डोंट ईट दिस, वगैरह वगैरह जितने भी एग्जाम्पल होते हैं। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। अब हमने अफर्मेटिव सेंटेंस देख लिया है। अफर्मेटिव सेंटेंस, ही इज अ ग्रेट लीडर, ही इज नॉट अ ग्रेट लीडर, कि पॉजिटिव और नेगेटिव इसके दोनों होते हैं। इसी तरह हमने इंपेरेटिव सेंटेंस को भी एक तरह से नज़र मार ली है इसके ऊपर, कि जब हम इसको करेंगे तो एक चीज़ हमारे दिमाग में रहे कि हाँ इंपेरेटिव सेंटेंस का जो नेचर है वो इस तरह का होता है, उसमें जो सब्जेक्ट है हमारा वो हिडन होता है या अंडरस्टूड होता है और वर्ब से हमारा सेंटेंस शुरू होता है। तो ये इंपेरेटिव होता है और अफर्मेटिव होता है। अब थोड़ा मैं आपको इंटेरोगेटिव के बारे में बताना चाहूँगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो दो तरीके से उसका जवाब दिया जाता है। पहला यस और नो में, दूसरा उसके बारे में आपको डिटेल में जवाब देना होता है। डिटेल यानी कि कोई सूचना देनी होती है, कोई बात बतानी होती है, वहाँ यस नो से काम नहीं चलता है। जैसे किसी ने आपसे पूछा आर यू रेडी, तब आप यस और नो में उसका जवाब दे सकते हैं, उसका आंसर कर सकते हैं, यस आई एम रेडी और आई एम नॉट रेडी, ठीक है। लेकिन जब किसी ने आपसे पूछ लिया, कोई डिटेल पूछ लिया किसी भी चीज़ की, कि वाई डू यू डू दिस, कि आपने ऐसा क्यों किया या आप ऐसा क्यों करते हो, तब आप यस और नो में उसका आंसर नहीं दोगे, तब आप कारण बताओगे कि आई डू दिस बिकॉज ऑफ दैट एंड बिकॉज ऑफ दिस, तो वो आपको डिटेल बताना पड़ता है। लेकिन ये जो आंसर होते हैं, जो यस और नो के होते हैं, उनमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आप यस और नो कह के भी काम चला सकते हैं। जैसे कैन यू स्विम, अगर आप तैरना जानते हैं तब आप कहेंगे यस आई कैन, और अगर तैरना नहीं जानते तब आप कहेंगे सिंपली नो आई कैन नॉट, ठीक है। तो नो और यस में आपका काम चल जाता है। तो कैसे पहचान करेंगे कि यस और नो के जो आंसर है हमारे वो किस तरह के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो एक तो हमारे हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा हमारा मॉडल्स से। मॉडल्स जब करेंगे तब हम मॉडल्स के डिटेल में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा हम बता देते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल्स से जो क्वेश्चन शुरू होते हैं उनका आंसर यस और नो में होगा। लेकिन जो WH से क्वेश्चन शुरू होते हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं WH से शुरू देख लेते हैं। व्हाट होता है ना, व्हेन होता है, व्हाई होता है, वेयर होता है, हु होता है, whom होता है, विच होता है और हाउ होता है।
तो इस तरह के क्वेश्चन जब WH से कोई पूछे जाते हैं तब आपका आंसर यस और हुज भी होता है, इसमें यस और नो में नहीं आएगा आपका आंसर, तब आपको उसका डिटेल बताना पड़ता है। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब और मॉडल से पूछेंगे तब हम यस और नो में आंसर दे देते हैं। अब आपको ये तो पता है कि WH व्हाट मैंने क्या होता है, व्हेन मैंने कब, वाई मैंने क्यों, इस तरह के क्वेश्चन, वेयर मैंने कहाँ, हु मैंने कौन, किसका, ये जो भी सभी क्वेश्चन है इसका आपको पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो हम इनको जब सेंटेंस पढ़ेंगे तब इनकी बात करेंगे। अभी तो ये ध्यान रखेंगे कि दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक जिनका आंसर यस और नो होता है और दूसरा जिनका डिटेल में आंसर देना होता है। अब जो हमारे सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब है, वो क्या होता है, मेन आता है ये हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब टेंसेस में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, या ये कहें कि जितना भी इम्पोर्टेंट काम है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब के ऊपर ही डिपेंड करता है कि अगर हम हेल्पिंग वर्ब सही से लगाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हमको अपना वर्ब यूज़ करना होता है। तो हमें हेल्पिंग वर्ब देख लेने हैं कि कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब हमारे पास होते हैं। हम मॉडल्स की बात में बात करेंगे जब हम मॉडल्स करेंगे, लेकिन अभी के जो टॉपिक हमारा चल रहा है टेंस का, उसमें हमें यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा नज़र कर लेते हैं, नज़र डाल लेते हैं, फिर हम अपना टेंस का जो टॉपिक है वो शुरू कर सकते हैं। कि एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है किसी भी काम को शुरू करने से पहले, अगर वो हो जाए तो उस काम को करने में आसानी होती है। और इसीलिए ये वीडियो भी शायद इस अंडरस्टैंडिंग को और डेवलप करने में चली जाएगी, तो फिर शायद हम नेक्स्ट वीडियो में टेंस को करें। तो अभी हम हेल्पिंग वर्ब को समझ लेते हैं कि होता क्या है, तो कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब हमारे पास होते हैं। एक होता है हमारे पास मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब जैसे ईट हो गया, हमें पता है इसका मतलब क्या होता है, खाना होता है, ड्रिंक होगा, ये हमारे मेन वर्ब होते हैं कि जो सेंटेंस में एक्शन को बताते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या काम कर रहा है। इसी तरह हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ लगते हैं, और जब ये मेन वर्ब के साथ लगते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो किस टाइम, किस समय में वो काम कर रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हमारा हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में टाइम को बताने में अहम भूमिका निभाता है। कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब हमारे पास होते हैं ये देख लेते हैं। 3 ही हेल्पिंग वर्ब होते हैं हमारे पास, उनसे ही आगे एक्सटेंड दूसरे होते चले जाते हैं। 3 तरह से होते हैं, एक तो डू, सेकंड होता है बी और थर्ड होता है हैव। ये वर्ब की फॉर्म भी होती हैं, जैसे डू, डिड, डन, बी, वॉज, बीन। हैव का हैज़ हैव होता है और हैड हैड होता है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है हैज़ और हैव, क्योंकि हैज़ सिंगुलर होता है, हैव प्लूरल होता है। इसी तरह डू और डज, डू सिंगुलर होता है और डू प्लूरल होता है और डज सिंगुलर होता है। बी का हमने को पता ही है, बी, वॉज, बीन। और हैव का हैव हैज़ होता है, सेकंड इसकी हेड होती है और थर्ड भी इसकी हेड होती है। तो डू से हमारे पास जो बनेंगे हेल्पिंग वर्ब वो बनेंगे, तो डू ही होगा हमें अपने आप में, एक डज होगा और एक डिड होगा। बी एक वर्ब है, मेन वर्ब। जब हम मेन वर्ब की बात करते हैं तो बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है बी, वॉज, बीन, बी इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है। तो बी को हम 3 हिस्से में बांट लेते हैं, बी इज, एम, आर। फिर इसकी सेकंड फॉर्म होती है वॉज। वॉज सिंगुलर होती है और वर्ब प्लूरल होती है, तो ये हो जाएगा वॉज और वर। फिर बीन, बीन भी हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, तो हम बीन भी लिख देते हैं इसको। और फिर बीइंग, बी के साथ आईएनजी। तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, बी, वॉज, बीन। बी से बनता है इज, एम, आर। वॉज से बनता है वॉज, वर। और बीन और बीइंग रहेगा, ये बीइंग बी से ही बनेगा। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब हमारे हो गए।
अब हैव से क्या बनेगा, हैव से हैव रहेगा, हैज़, हैव और हैड। ये हैज़, हैव और हैड। तो देखें कितने हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हो गए, डू, डज, डिड, ये 3 हो गए हैं, यहाँ 3 और 2 5, तो 7 ये हो गए हैं और 3 ये हो गए हैं। तो टोटल जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैं उनकी संख्या है 13। तो हमारे पास 13 हेल्पिंग वर्ब है। यही हेल्पिंग वर्ब हमने अपने सेंटेंस में अलग अलग टेंस में यूज़ करने हैं, कि हर टेंस के लिए एक अलग हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है। अलग हेल्पिंग वर्ब का मेरा मतलब है कि अगर हमारा सब्जेक्ट कुछ और है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब कुछ और होगा। उस पर्टिकुलर टेंस की बात मैं कर रहा हूँ कि अगर हम वॉज वर यूज़ करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस में, तो जो सिंगुलर होगा हम वॉज यूज़ करेंगे, और जो प्लूरल होगा तो हम वर यूज़ करेंगे। तो ये हमारे हेल्पिंग वर्ब जो हमें ध्यान रखने की कौन कौन से होते हैं, उनका काम क्या होता है। तो एक तरह से आज हमने सेंटेंस को पढ़ा है, अपने हेल्पिंग वर्ब देख लिए कि कौन कौन से होते हैं। अब थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता कैसे, फिर उसके बाद हम अपना टेंस को शुरू करेंगे। देखो इंग्लिश में जो वाक्य शुरू होता है वो किससे शुरू होता है, हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, और एंड किससे होता है, फुल स्टॉप से एंड होता है उसका। अगर हमारा जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है, जैसे ही इज ईटिंग हिज ब्रेकफास्ट। तो ये सेंटेंस है। सेंटेंस के जो पैरामीटर होते हैं कि उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक उसमें वर्ब होता है और उसका एक प्रॉपर सेंस होता है। तो ये तो प्रॉपर सेंस तो इसकी है कि वो अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है। अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है हमारा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगा, उसके बाद ये सभी, इसको हम अदर वर्ड्स बोलते हैं, या इसको हम ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, या इसको हम कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। लेकिन हमने अभी, क्योंकि हम टेंस समझ रहे हैं, टेंस करने वाले हैं, तो इन 3 चीज़ों पे ही ध्यान देना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। तो ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। लिख देते हैं हम यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसा होगा, उसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब। अब नेगेटिव सेंटेंस इसका ही है, अफर्मेटिव में ही हम इसको स्टेटमेंट में रखते हैं। ही इज, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ जाएगा, ही इज नॉट ईटिंग, ठीक है, वटेवर आप कुछ भी लिख सकते हैं। इनकी जगह ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं, बनाना कर सकते हैं, जो मर्जी आपका दिल करे वो आप कर सकते हैं, क्योंकि अदर वर्ड्स हैं इनके। ये हमारे सब्जेक्ट के बारे में ये बताएंगे कि सब्जेक्ट क्या, किस चीज़ से क्या कर रहा है, ठीक है। ये अदर वर्ड्स है, ये बदल सकते हैं, लेकिन काम जो वो कर रहा है वो हमारा यहाँ तक का है कि वो क्या काम कर रहा है, मेन वर्ब ही है। तो ही इज़ नॉट ईटिंग हिज लंच, ये नेगेटिव हो जाएगा। देखो नेगेटिव नोट कहाँ आता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब, ये 3 चीज़ें हैं। तो इससे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आ गया, नोट आ गया और मेन वर्ब आ गया, बाद में ये अदर वर्ड्स आ गए। तो नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा, पॉजिटिव का, अफर्मेटिव का ये स्ट्रक्चर होगा, नेगेटिव का स्ट्रक्चर ये होगा। तो इंटेरोगेटिव का क्या होगा, जिनमें क्वेश्चन पूछते हैं उसमें क्या होता है, क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट है वो रिप्लेस हो जाता है आपके हेल्पिंग वर्ब से। जैसे ये ही इज ईटिंग,
ही इज़ ईटिंग, ये एक सेंटेंस है। इसको हम रिप्लेस करेंगे, ये पॉजिटिव सेंटेंस कहेंगे इसको भी हम, पॉजिटिव सेंटेंस। तो देखो इज़ को हम रिप्लेस कर देंगे ही से और ही को रिप्लेस कर देंगे इज से, तो आ जाएगा इज़ ही ईटिंग, क्या वह खा रहा है। तो ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। हाँ, अगर कुछ इसका तो आंसर आपको पता है कैसा आएगा। अगर वो खा रहा है तो कहेगा यस ही इज, और अगर नहीं खा रहा है तो ही इज नॉट आ जाएगा, नो ही इज नॉट। यानी कि इसका आंसर, क्योंकि हमने क्वेश्चन इज से शुरू किया है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया है, तो हमारा आंसर यस और नो में रहेगा। ठीक है, अब थोड़ी डिटेल चाहिए आपको। व्हाट इज ही ईटिंग। अब आप यस और नो में आंसर नहीं दोगे, अब आपका आंसर बताएगा, डिटेल बताएगा कि हाँ वो क्या खा रहा है। ही इज ईटिंग हिज ब्रेकफास्ट, ही इज ईटिंग अ बनाना। अब क्या आंसर आएगा इसका, कुछ भी आ सकता है, ही इज ईटिंग, लेकिन ए बनाना। ठीक है, लेकिन हम ये सेंटेंस देख रहे हैं। अब इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब ने रिप्लेस किया है सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट ने रिप्लेस कर दिया हेल्पिंग वर्ब को। और अगर और डिटेल चाहिए, और जानकारी चाहिए, तब हम वो शब्द यूज करेंगे WH से जो और जानकारी के लिए जानकारी चाहता है। जैसे पूछना चाहता है वेयर आर यू गोइंग, तो वेयर आ जाएगा। व्हेन डू यू डू दिस, आप इसे कब करते हो, तो व्हेन आ जाएगा। हाउ डू यू डू दिस, आप कैसे कैसे कर सकते हैं, कैसे करते हो, तो हाउ आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर की सबसे पहले आएगा। स्ट्रक्चर की बात करें इसके, तो सबसे पहले आएगा WH, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद आएगा मेन वर्ब। तो ये हमारे देखो एक तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर है हमारा। ये अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब। नेगेटिव में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट लगने के बाद मेन वर्ब। लेकिन इंटरोगेटिव में सब रिप्लेस हो जाता है मेन वर्ब से पहले। कि अगर हम सिंपल यस और नो में चाहते हैं क्वेश्चन, तब हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब। ठीक है, अगर हम डिटेल में चाहते हैं कुछ, तब WH शब्द उसके साथ जोड़ देंगे, और हमारा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो इस तरह का स्ट्रक्चर उसका बनेगा। मुझे लगता है आज के लिए हमने जो टेंस शुरू करने का पहले का जो तामझाम था जितना भी, वो समझ लिया है कि अगर ये चीजें हमारे दिमाग में रहेंगी तब टेंस को समझना आसान रहेगा। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट टेंस पे जाते तो कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाती कि क्या होता है सब्जेक्ट, हमें नहीं पता, बीच बीच में ये चीज़ें यूज़ होगी कि अब हमारा सब्जेक्ट ये है, हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है। इन चीज़ों का अगर पहले पता हो तो आगे जो चीज़ें हैं उनको समझने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम टेंस शुरू करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसे अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से इसको समझ लोगे, तो टेंस बिल्कुल इजी है, उनको आपको समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इन 2 वीडियो में जो मैंने बताया है, अगर आप उसको अच्छे से नहीं समझते हो, उसको नहीं कर पाते हो, या समझने के बाद उसको बिना प्रैक्टिस के ही छोड़ देते हो, तब एक चीज़ समझ लो कि टेंस फिर समझने मुश्किल है, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, तब आप टेंस नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनको अच्छे से करोगे, और जब हम टेंस की क्लास करेंगे तब ये जो कॉन्सेप्ट है आपका ये क्लियर रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।